चलो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया था हमने डायपोल के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल दो पढ़े थे, एट एक्सियल लाइन और एट इक्वेटोरियल। किस पर ज्यादा था? एक्सियल पर 2 टाइम्स ज्यादा आ रहा था। एक में आया था के पी अपॉन आर क्यू, दूसरा आया था के 2 पी अपॉन आर क्यू। डायरेक्शन याद है? अभी दोनों चीजें याद रख लो, अभी तुरंत काम आएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड था के 2 पी अपॉन आर क्यू। कहां पर था ये? एक्सियल। और इक्वेटोरियल पर क्या था ये? माइनस के पी अपॉन। ठीक है, तो ये डायरेक्शंस याद रखना और फॉर्मूला। इसके बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट, मतलब अभी हमने फिक्स किया हुआ था कि वो एक्सियल पॉइंट है या फिर इक्वेटोरियल है। अब हम इसे फिक्स नहीं कर रहे हैं, हम फिक्स ऐसे बोल रहे हैं कि ये हमारे पास डायपोल है, ए बी डायपोल हो गया, इसका मिड पॉइंट ओ, इसकी लेंथ पूरी हमें पता है 2l, ये l हो जाएगी। मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिसका एंगल कितना है? थीटा। हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब कहीं भी हो सकता है P पॉइंट, एक्सियल पे होगा तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। P पॉइंट अगर एक्सियल पे आ जाएगा तो 0 और इक्वेटोरियल पे जाएगा तो 90। यही होगा। हम डायपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे, तो ढंग से थोड़ा सा समझ के चलना। फिगर, अगर फिगर समझ में आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं इस डेरिवेशन में। डायपोल मोमेंट कहाँ होता है? चार्जेस होंगे माइनस क्यू और प्लस क्यू, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन यही होती है, माइनस से प्लस। तो अब केवल ये देखना पी वाले को बस। तो ये जो पी है ये एंगल है, ये कंपोनेंट होगा पी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर इधर एक कंपोनेंट आएगा पी साइन थीटा। इतना दिख रहा है क्लियर? पी जो डायपोल मोमेंट है उसके दो कंपोनेंट्स ब्रेक कर दिए हमने, एक हो गया पी कॉस थीटा और एक क्या हो गया? पी साइन थीटा। तो अब ऐसे सोचो, पी कॉस थीटा डायपोल मोमेंट का एक डायपोल है, पी साइन थीटा डायपोल मोमेंट का दूसरा डायपोल है। दो डायपोल बन गए यहां पर। अब कौन कौन से? ठीक है, तो पी कॉस थीटा वाले को हम ऐसे मार्क कर रहे हैं कि ये हमारा एक डायपोल ये तैयार हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग हम नेम दे देते हैं, ये ए बी था, इसको बोल देते हैं ए डैश और बी डैश। इसका डायपोल मोमेंट कितना है? पी कॉस थीटा। दूसरे वाले को उठा लो कैसे भी है, दूसरा इधर से ले लेते हैं। एक ये डायपोल हो गया और ये हो गया ए डबल डैश और बी डबल डैश, और इसका डायपोल मोमेंट कितना है? पी साइन थीटा। तो दो डायपोल दिख रहे हैं अब सबको, दो अलग अलग डायपोल, एक ए डैश बी डैश और एक ए डबल डैश बी डबल डैश। ए बी गायब, क्योंकि ए बी के दो पार्ट्स हो चुके हैं, अब खत्म। भाई ए बी के कंपोनेंट ब्रेक कर लिए तुमने तो उसका मतलब ही नहीं रहा अब हमारे पास। तो दो डायपोल हैं, कौन कौन से? ए डैश बी डैश और एक ए डैश बी डैश को देखो केवल अब, ए डैश बी डैश का पी पॉइंट एक्सियल पॉइंट है। ए डैश बी डैश के लिए जो पी पॉइंट है वो एक्सियल पॉइंट है। इसी की एक्सियल लाइन बन गई ये वाली, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है वो एक्सियल लाइन होती है। तो ये क्या बन गया इसका? एक्सियल पॉइंट। एक्सियल का फॉर्मूला क्या है? के 2 पी अपॉन आर क्यू। तो अब हम इसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। कौन सा डायपोल ले रहे हैं? ए डैश बी डैश, और ये होगा सपोज E1 और इक्वल होगा के 2 पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यू। समझो, क्योंकि ए डैश बी डैश का जो डायपोल मोमेंट है वो पी कॉस थीटा है। फॉर्मूला वही उठाया हमने, फॉर्मूला यही है के 2 पी अपॉन आर क्यू। डिस्टेंस वही थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, डिस्टेंस आर क्यू ही चल रही है हमारी, लेकिन पी की जगह पर क्या आ जाएगा? पी कॉस थीटा। डायरेक्शन मत लो इसे, डायरेक्शन हम नहीं ले रहे हैं, फिगर में बना रहे हैं हम डायरेक्शन को। फिगर में बनाओ। एक्सियल की डायरेक्शन कहाँ होती है? जो डायरेक्शन पी की होती है।
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? जो पी की डायरेक्शन है, पी की जो पी है, पी कॉस थीटा की डायरेक्शन यही है, इसी डायरेक्शन में फील्ड होगा। तो ये कौन आ गया? E1। कौन आ गया? E1। अब इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ए डैश बी डैश। अब जरा ए डैश डबल डैश बी डबल डैश को देखो, केवल ए डबल डैश बी डबल डैश और पी पॉइंट देखना और कुछ मत देखना इसमें। दिख रहा है? वही मछली की आंख जैसा ही दो सोचो, बाकी बहुत कुछ है इसमें। तुम्हें सिर्फ देखना है ए डबल डैश बी डबल डैश और कौन सा है ये? इक्वेटोरियल पॉइंट है ये, इसके परपेंडिकुलर जा रहा है मिड पॉइंट से। कौन सा पॉइंट है? फॉर्मूला क्या है? इसको हम बोल देते हैं E2, और E2 हो जाएगा के पी और साइन थीटा ओवर। डायरेक्शन कहाँ है? माइनस आएगा डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन देखो इसमें, डायरेक्शन कहाँ है? पी के अपोजिट। माइनस का साइन क्या शो कर रहा है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड पी के, पी देखो कहाँ जा रहा है इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा? लेकिन पी पॉइंट पे, यानी कहाँ पर बनाएंगे? पी पॉइंट। तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पी साइन थीटा के अपोजिट दिख रही होगी, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। समझ गए? तो ये कौन आ गया हमारे पास? E2। क्लियर हो गए दोनों? तो जो कुछ भी आप सोच लो फिगर है, क्योंकि ये तो फॉर्मूला वहां से उठाए हमने, कुछ किया ही नहीं इसमें। तो फिगर कैसे किया हमने? ए बी हमारे पास डायपोल था जिसका मोमेंट था P, आर कोमा थीटा पर P पॉइंट ले लिया था हमने। फिर हमने P के कंपोनेंट्स ब्रेक किए, एक P कॉस थीटा और एक P साइन थीटा। तो हमने कहा कि दो डायपोल बना लो अब, एक P कॉस थीटा का मोमेंट वाला डायपोल होगा, एक P साइन थीटा। P कॉस थीटा वाला जो डायपोल था उसे नेम दे दिया हमने A डैश B डैश, और P साइन थीटा वाले का नाम दे दिया A डबल डैश B डबल। जब हमने A डैश B डैश को देखा तो ये A डैश B डैश का एक्सियल पॉइंट है ये, तो हमने एक्सियल वाला फॉर्मूला लगा दिया। और जब A डबल डैश B डबल डैश को देख रहे हैं तो इसके परपेंडिकुलर वाली बात आ गई, यानी कि इक्वेटोरियल वाला पॉइंट हो गया, और इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। डायरेक्शन कहाँ होगी? एक्सियल की डायरेक्शन सेम होती है P और E की, और इक्वेटोरियल पर अपोजिट। तो एक्सियल के लिए सेम, यानी कि ये गया था P cos थीटा इधर, तो इसी डायरेक्शन में E1 हो गया। और इक्वेटोरियल के लिए कैसा था? अपोजिट, ये कहाँ जा रहा है? इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा? ऊपर। तो इसके अपोजिट ए डायरेक्शन आ गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हमें इस पॉइंट पे, तो इसी पॉइंट पे डायरेक्शन दिखा रहे हैं। अब सिंपल सा मैथ है, E1 E2 का रिजल्टेंट चाहिए तुम्हें, और रिजल्टेंट निकालना पहले से आता है। अब तो E1 E2 आ गया हमारे पास, अब इनका क्या निकालेंगे हम? रिजल्टेंट। तो इक्वेशन इसको बोल देते हैं फर्स्ट, और ये हो गई सेकंड। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, अंडर रूट में आएंगे हम, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना है? 90। देख लो E1 E2 के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा, बन गया 90। तो E1 E2 का स्क्वायर, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 90 कितना होता है? इतना सोचना क्यों पड़ा? E1 की वैल्यू है K2P कॉस थीटा अपॉन आर क्यू, और इसका होल स्क्वायर E1, प्लस E2 की वैल्यू है KP साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर क्यू, और इसका होल स्क्वायर, और प्लस में कॉस 90 जीरो हो गया, खत्म। कुछ कॉमन ले लो, स्क्वायर है, अंडर रूट भी है, तो जो कॉमन आएगा वो बाहर ही निकल आएगा सीधा, तो बाहर निकाल लो, या फिर पहले अंदर ही निकाल लो। चलो अंडर रूट में आ जाओ, के पी अपॉन आर क्यू बाहर बचा, यहाँ पर 2 कॉस थीटा का प्लस के पी साइन थीटा का स्क्वायर, सही है कॉमन, स्क्वायर में से बिल्कुल बाहर, तो ये आ गया बाहर, के पी अपॉन अंडर रूट में आ जाओ
4 cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर के पी अपॉन आर क्यू। देखना ऐसा लिख दें तो कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं। 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 4 है, और कर इसलिए दिया क्योंकि ये इंतजार कर रहा था इसका कितना होने के लिए, 1 एक होने के लिए, है ना। क्या होगा, के पी अपॉन आर क्यू अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट। अब इसे तुम चेक भी कर लो कि ये सही है कि नहीं। एक्सीएल पर जब हम जा रहे थे फिगर में, एक्सीएल के लिए थीटा कितना था, 0। अगर हम इस पी पॉइंट को एक्सीएल पे ले आए तो, और इक्वेटोरियल पर ले जाएं तो उसमें रख के देखते हैं। थीटा 0 रखो एट एक्सीएल पॉइंट, एक्सीएल पॉइंट पर थीटा कितना होगा, 0। तो थीटा अगर 0 होगा तो क्या आएगा हमारे पास, E इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यू अंडर रूट में आ जाओ 3 cos स्क्वायर, cos 0 की वैल्यू 1 तो 3 बचा, 3 प्लस 1 4 का रूट 2, आंसर के टू पी अपॉन, यही था। एट इक्वेटोरियल पर आ जाओ, इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए थीटा कितना था, 90। E इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यू अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर 90 प्लस 1, 0 प्लस 1 1, तो यही बचेगा। तो इक्वेटोरियल पर यही था हमारा के पी अपॉन आर क्यू, के पी अपॉन आर क्यू, सेम यही रिजल्ट आ रहा है। दोनों क्लियर हो गई बात है। अब एक काम और करना है हमें, वो क्या है, वो हमें चाहिए, ये क्या बना दिया है, वो हमें क्या चाहिए, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा, इनके बीच में, बीच में फिक्स बीच में नहीं होगा ना, क्योंकि E1 E2 अलग अलग है। बीच में कब होता है, बिल्कुल मतलब एकदम मिड पॉइंट पर या मिड लाइन पर कब होता है, जब दोनों की वैल्यू सेम। पता नहीं किधर होगा, ऐसे सोच लिया हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये, कितने एंगल पर होगा, सपोज अल्फा। तो टेन अल्फा का फॉर्मूला याद है, बोलो। यहाँ टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इसमें से अल्फा ए के साथ बना हुआ एंगल था, तो इसे E1 E2 के टर्म्स में चेंज कर लो थोड़ा सा, तब ले जाएंगे वहां पर। बी की जगह पर कौन आएगा, E2, E2 साइन थीटा अपॉन E1 प्लस E2 कॉस थीटा। ये इसको यूज करेंगे अब हम, ठीक है, एंगल कैलकुलेट करने के लिए कि कितनी एंगल पर वो हमें मिलने वाला है। तो डायरेक्शन निकालेंगे हम, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या आएगा, डायरेक्शन चाहिए तो अल्फा लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू आएगा टेन इनवर्स, क्या था, E2 साइन थीटा, थीटा कितना है, और अपॉन E1 प्लस E2 कॉस थीटा, थीटा फिर से, तो ये हो गया टेन इनवर्स, ऊपर E2 साइन 90 की वैल्यू 1, नीचे E1 प्लस, तो ये कितना आ गया हमारे पास, टेन इनवर्स E2 ओवर किसकी वैल्यू है, ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो, टेन अल्फा की वैल्यू आ गई है कितनी, E2 अपॉन E1। ऐसा करो E2 E1 की वैल्यू पुट कर दो, तो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन अल्फा इज इक्वल टू E2 की वैल्यू क्या थी याद है, के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यू होल ओवर के टू पी कॉस थीटा अपॉन, कुछ कट पिट रहा है काट लो, के पी और आर क्यू खत्म, ऊपर क्या बचा, साइन थीटा, नीचे साइन अपॉन कॉस,
टेन थीटा अपॉन 2। किसकी वैल्यू है ये? तो अल्फा चाहिए तो इससे निकल आएगा हमारे पास। बस हमें ये पता लग जाए किस पॉइंट पर तुम्हें डायरेक्शन चाहिए। थीटा का मतलब क्या है? वो एंगल जो बन रहा था थीटा, यही तो था तुम्हारा। किस पॉइंट पर तुम्हें चाहिए वो थीटा है, तो वो थीटा तुम्हें मिल जाएगा तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि उसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी। तो ये था एट एनी जनरल पॉइंट के एंगल की अगर डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन पूछता है तो इससे निकाल देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो ये फॉर्मूला है हमारे पास में, के पी अपॉन आर क्यू अंडर रूट में 3 cos² थीटा प्लस 1। हो गया क्लियर? तो पूरा डेरिवेशन सिर्फ एक बात पे रुका हुआ है, वो है फिगर। पूरा फिगर दोबारा से देखो, फिर से बना ही रहा हूं मैं, तो अब देख के चलना। सबसे पहले तो हम एक डायपोल लेंगे। डायपोल हो गया, नाम दे देते हैं उसका ए बी, और चार्जेस पता ही है हमें, और इसका ये मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट है। ये कितने एंगल पर है? थीटा। अब हमने क्या किया, इसमें डायपोल लेके चले मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट हमें पता है क्या होता है, पी। इसके दो कंपोनेंट्स ब्रेक करने हैं। इस पी का एक कंपोनेंट आएगा ये पी कॉस, और इस लाइन के परपेंडिकुलर यहां पर आएगा पी साइन थीटा। कंपोनेंट ब्रेक हो गए पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। फिर क्या करेंगे, फिर हमें दो डायपोल कंसीडर कर लेंगे हम इसके। एक डायपोल तो इसे ले लेते हैं हम कि ये एक डायपोल बन के तैयार हो रहा है, ये इसका नाम दे दिया हमने ए डैश बी डैश, और उसका डायपोल मोमेंट हो गया पी कॉस थीटा। दूसरा एक और डायपोल बना दो, दो डायपोल यहाँ पर ले लेते हैं हम इसे, एक ये डायपोल बन गया, इसका नाम दे दिया हमने ए डबल डैश बी डबल डैश। बस इतना सा फिगर है, अब कुछ भी नहीं है। फिर तो क्या है, सिंपल सा कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। पी कॉस थीटा जिसका डायपोल मोमेंट है उसका एक्सियल पॉइंट है पी, तो एक्सियल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पी की जगह पर पी कॉस थीटा रखेंगे तो आएगा के टू पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यू। ए डबल डैश बी डबल डैश जो है वो इक्वेटोरियल पर है पी पॉइंट यहाँ पर, तो इक्वेटोरियल में होगा के पी अपॉन आर क्यू, और पी की जगह पर पी साइन थीटा। अब बचा हमारे पास डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए था कि जो एक्सियल पॉइंट था उसकी डायरेक्शन पी की डायरेक्शन में होगी, जो डायरेक्शन पी की है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। और इक्वेटोरियल पे क्या था, जो डायरेक्शन पी की होगी डायपोल मोमेंट की, उसके अपोजिट डायरेक्शन होगा E2। और E1 E2 का रिजल्टेंट कहाँ होगा, इनके बीच में। वो रिजल्टेंट वाले फॉर्मूला से निकालेंगे, और एंगल जो है वो भी पैरेललोग्राम में टेन अल्फा वाले फॉर्मूला से निकाल देंगे। तो कैलकुलेशन तो सिंपल है, मेन यही फिगर है। अगर ये बन जाएगा तो आराम से हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसे। हटा दें इसे, चलो जोड़ देते हैं। इसके बाद एक छोटा सा डेरिवेशन और है, और वो है हमें कैलकुलेट करना है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो टॉर्क तो पता होगा ना, टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ, और दो फोर्सेज यानी कि पेयर के लिए टॉर्क का क्या था, जब पेयर था तब भी यही था, तो फिर नहीं था ये। जब पेयर होगा, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वर्क करते हैं तो पेयर बोलते हैं उसे, तो उसमें बोलते थे फोर्स कौन सा होगा, कोई भी, क्योंकि दोनों इक्वल है। और आर क्या था वहां, आर था परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। आर क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अब फिगर समझना, यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब है हम इस तरह से शो करेंगे, लाइंस पैरेलल दिखाएंगे, ये यूनिफॉर्म फील्ड तैयार हो गए। इसमें हम डायपोल बना देते हैं एक। तो डायपोल हमारे पास है, जो डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर प्लेस्ड है, उसका नेम भी मेंशन कर दो, ए डैश और बी डैश। चार्ज पता ही रहता है, इस पर चार्ज कितना है, और इस पर प्लस। प्लस क्यू पर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और माइनस क्यू पर फोर्स लगता है अपोजिट टू द फील्ड, जो फील्ड है उसकी अपोजिट। और इस पर, इस जरा देखना, इसे पकड़ के रस्सी से इधर खींचो तो क्या होगा, ये घूमेगा।
कैसे घूमेगा, ये इधर जाएगा और ये ऐसे तो घूमेगा ही। तो यही क्या है, टॉर्क। तो वो कौन लगा रहा है, ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स कितना लग रहा है वो देखो, फोर्स ऑन क्यू चार्ज, फोर्स कितना होगा, एफ इजिकल टू होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन थी इजिकल टू, तो उससे फोर्स आएगा एफ इजिकल टू क्यू ई। वो चाहे इस पर फोर्स निकालो चाहे इस पर, वैल्यू तो सेम ही आनी है, डायरेक्शन अपोजिट होनी थी, वो हम दिखा चुके हैं डायरेक्शन को। फोर्स आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, टॉर्क। टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल। तो टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क का फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स तो तुम्हें पता ही है, फोर्स तो पता लग गया, क्यू ई। अब क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिगर में देखेंगे, ए डैश क्यों लिखना है इकट्ठा ही गया है इतना, किसकी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है हमें, ठीक है। देखो अब क्या है, मैं यहाँ पर ये मार्क कर रहा हूँ इसे, ये पॉइंट ले लिया हमने सी, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये तो सही है। अब बी सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी या ए सी, बी सी कैसे पता लगा, दोनों चार्जेस के बीच में नहीं निकालनी है, दोनों फोर्सेस के बीच में निकालनी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में चाहिए, फोर्सेस। इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि इसे ऐसे एक फोर्स है, दूसरा फोर्स ये ऐसे रखो, डिस्टेंस ये दिखने लगेगी, परपेंडिकुलर आ गई। समझ गए, टॉर्क के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे हमने 11th में, वो सीडी रख रखे, वो वही सेम पैटर्न चल रहा है। एक फोर्स ये एक फोर्स ये, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, बीसी। बीसी की वैल्यू निकाल देते हैं पहले अलग से, ये हमें चाहिए बीसी। तो बीसी कहाँ से निकलेगी, इसको यहीं छोड़ देते हैं और ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। क्या चाहिए तुम्हें, बीसी, एंगल के सामने की साइड चाहिए, और ये तुम्हारे पास है, ये तो लेंथ तुम्हें पता ही है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू यही होता है, परपेंडिकुलर क्या है, बी सी अपॉन 2l, बी सी और ये 2l। तो बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी, 2l साइन थीटा। इक्वेशन नंबर, दोनों वैल्यूज को रख दो, बी सी की वैल्यू और रख दो, क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। क्यू इंटू 2l पी, क्यू इंटू 2l क्या था, पी ई साइन, ये है टॉर्क। कितना टॉर्क लगेगा, पीई साइन थीटा। साइन थीटा जब आता था वेक्टर में क्या लगाते थे वहां पर हम, क्रॉस, क्या लगाते हैं, क्रॉस। तो वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसे, इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क का फॉर्मूला होगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये फॉर्मूला आएगा टॉर्क। ठीक है, इसमें हम चाहें तो कंडीशंस भी लगा सकते हैं। कंडीशंस नंबर 1, फॉर इफ थीटा इज 0, हाँ थीटा 0 होगा तो क्या होगा, टॉर्क की वैल्यू आएगी पी ई साइन 0, साइन 0 का मतलब, अच्छा, तो टॉर्क कितना होगा, टॉर्क 0 मतलब कोई टॉर्क वर्क नहीं कर रहा है, टॉर्क वर्क नहीं कर रहा तो वो क्या होगा, सही है, यही होगा। सेकंड कंडीशन, इफ थीटा इज 90 देन टॉर्क विल बी पी ई साइन 90, और ये तुम्हें पता ही है साइन 90 की वैल्यू 1, और वो भी कैसी होती है, मैक्सिमम। तो सबसे ज्यादा टॉर्क कब लगेगा, 90 डिग्री पर, सबसे ज्यादा टॉर्क लगेगा 90 पर। थर्ड, इफ थीटा इज 180, थीटा 180 होगा तो टॉर्क की वैल्यू होगी पी ई साइन 180, साइन 180 की वैल्यू 0। कहाँ से मैथ पढ़ रहे हो तुम, टॉर्क कितना होगा 0।
0 है तो फिर से क्या है ये, तो फिर दोनों में कुछ डिफरेंस, इन दोनों में एक बार बोल रहे हैं कि 0 है और एक बार बोल रहे हैं, फिगर देखना जरा, फिगर से सोचो क्या हो रहा है। थीटा 0 होगा तो ऐसे रखा होगा जी, और जब 180 होगा तो ऐसे रख जाएगा। यही तो हो रहा है, इस तरह की कंडीशन है। इसे जरा इसमें चेक करते हैं फिगर से बना के। जैसे इस कंडीशन में चलेंगे हम, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें हमने रख दिया इसे थीटा 0 पे रखा है, 0 पे रखा है तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। इसमें रखो, ये डायपोल है, लेकिन अब 180 पे रखेंगे तो इधर प्लस क्यू होगा और इधर माइनस क्यू होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो जैसी उसमें दिखाई वैसे इसमें दिखा दो ये। अब क्या फर्क पड़ रहा है वो बताओ। इसमें फोर्स कहाँ लगेगा, प्लस पर कहाँ फोर्स लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इधर। इस पर कहाँ लगेगा, अपोजिट। रिजल्टेंट 0, कोई नहीं घुमा रहा है इसे क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसमें आ जाओ, ये इधर जा रहा है प्लस पर, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, माइनस पर कहाँ लगेगा, अपोजिट। अभी भी दोनों अपोजिट है तो नहीं घूमेगा, ठीक है। तो यानी कि तभी क्या आया है कि दोनों पर टॉर्क 0 है क्योंकि दोनों अपोजिट फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। लेकिन अब सोचो, इसे तुमने थोड़ा सा पकड़ के हिला दो, हिला दिया तो प्लस वाला फोर्स इसे फिर वापस ले आएगा ही, सही है। इसे हिलाओ थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा भी हिला तो ये प्लस वाला जो फोर्स है ना, ये खींच के इधर ले जाएगा इसे, और माइनस वाला इसे इधर ले आएगा। मतलब ये पूरा ऐसे घूम के तैयार। तो ये हैं तो दोनों के दोनों अभी टॉर्क 0 पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, लेकिन कंडीशन में चेंज क्या है, ये जो है वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये यहीं रहेगा, हिलेगा तो भी यहीं आएगा, और ये अनस्टेबल है। अगर हिल गया तो गड़बड़ हो जाएगी इसमें, अनस्टेबल है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, क्योंकि ये अगर हिलेगा तो पॉजिटिव उधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, निगेटिव इधर आ जाएगा, तो इस कंडीशन में लौट के आ जाएगा ये। तो थीटा 0 पर स्टेबल है और थीटा 180 पर अनस्टेबल। मैक्सिमम कब लगेगा, 90 पर मैक्सिमम लगेगा। क्लियर हो गया, तो दो एक कंडीशन हो गई, स्टेबल और अनस्टेबल की कंडीशन। ठीक है।